तो बच्चों, आज आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वैसे तो ये सारे टॉपिक जो अब आप पढ़ोगे फिजिक्स, कुछ टॉपिक हैं फिजिक्स से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बोर मॉडल में इनकी जरूरत है तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए जाए। नेक्स्ट ईयर इन्हें पूरी डिटेल से आप कहाँ पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं ये, फिर भी 12th में पढ़ोगे आप। मैं आपको बताऊंगा आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट है और ये दी गई थी मैक्सवेल के द्वारा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1984 में। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स हम डिटेल से अभी आपको बताने जा रहे हैं। ये कहता है कि कोई भी जो सोर्स है, कोई भी हो, चाहे वो सन हो, कैंडल हो, बल्ब हो, जो भी एनर्जी एमिट करता है, ठीक है बच्चों, एनर्जी एमिट करता है, वो कंटिन्यूअसली कर रहा, ये कह रहा कि कंटिन्यूअसली कर रहा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जैसे आप अपने घरों में बल्ब को देखते हो, कैंडल को, सन को देखते हैं, तो वो कह रहा कि जो एनर्जी वो एमिट करेगा वो कंटिन्यूअसली होगी। ठीक है, और उस जो एमिट हो रही है एनर्जी, उसे क्या कहा गया, रेडिएशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, रेडिएशन एनर्जी कहा गया इसे, या फिर रेडिएंट भी कह सके हम। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी। तो कोई भी जो सोर्स है, चाहे वो सन है, चाहे वो बल्ब है, सन है, इस तरीके से कोई भी जो ये लाइट एमिट कर रहे, चाहे वो कैंडल ले लो आप, ठीक है, जो भी ये लाइट एमिट करते हैं उसे क्या कहा गया, रेडिएशन। ठीक है, और इस एनर्जी को क्या कहा गया, रेडिएंट एनर्जी। किसने कहा था, मैक्सवेल ने। ठीक है, ये कहा कि जो सन है उससे भी डायरेक्ट क्या आ रही है, एनर्जी। ठीक है, ठीक है, एंड लगातार एनर्जी, कंटिन्यूअसली की बात करी इन्होंने, और उस एनर्जी को क्या कहा, रेडिएशन। क्या कहा, रेडिएशन। ठीक है बच्चों, या रेडिएंट एनर्जी भी हम इसे कह सकें, यानी ये रेडिएशन है। कोई भी सोर्स जो एनर्जी एमिट करता है तो इसे क्या कहा मैक्सवेल ने, और कंटिन्यूअसली एमिट करता है, इसे कहा रेडिएशन। क्या कहा गया बच्चों से, रेडिएशन। ठीक है बच्चों, रेडिएशंस का आप भी सुनते होंगे बहुत बार कि रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। तो मैक्सवेल ने वर्ड यूज करा सबसे पहले कि जो एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट होती है किसी भी सोर्स से, जो एनर्जी का सोर्स है, तो वो रेडिएशन कहलाओगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इनका क्या था, पोस्टुलेट भी आप इन्हें कह सको, कि जो रेडिएशन, जो एनर्जी है या फिर रेडिएशंस है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, कंसिस्ट करती है। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा कि जो ये रेडिएशन एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक, इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। इस तरीके से ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। अगर कोई वेव इस तरीके से निकल, तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी जो एनर्जी है या फिर रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसे कंसिस्ट करेगी। इस तरीके से आप कैसे बना सको, और ये जो दोनों फील्ड होंगे ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी। ठीक है, कहीं के होंगे एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है ये, और कहीं के परपेंडिकुलर है बच्चों ये, और परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जहां पे ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, उसके भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। अगर आप इसे कहो, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो उन्होंने कहा कि जो आप एनर्जी देखते हो, जो सन से भी आ रही, कैंडल से भी आ रही, उसे रेडिएशन का, और रेडिएशन के बारे में आगे क्या बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जनरेट करेगी। ठीक है, और वे ओसिलेट होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि जिसमें आगे बढ़ रही वेव, ठीक है, ये क्या है, लाइट आगे बढ़ रही जिसमें। तो इन्होंने कहा कि कोई भी जो एनर्जी है उसे रेडिएशन कहा जाए, और जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो फील्ड कंसिस्ट करेगी। कितनी बड़ी बात बताई उन्होंने कि ये जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये किसने बताया बच्चों? मैक्सवेल ने, ठीक है। इसी वजह से इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जा, क्योंकि कोई भी जो ये वेव है, ये लाइट है, जो एनर्जी है, इसमें दोनों तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद रहता है और मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है। फिर उनका जो थर्ड पोस्टुलेट है वो कह रहे हैं कि जो रेडिएशन है वो वेव कैरेक्टर रखती है, बनाती है, पोजिट करती है। वेव, ठीक है बच्चों। कैसा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगी? वेव। जैसे आप है ना शांत पानी में पत्थर फेंकते हो और वो वेव बनती है, तो ये जो एनर्जी है हमारे तरफ जो आ रही है वेव की उसी तरीके से आ रही, वेव की फॉर्म में, ठीक है। किस तरीके से आ रही? वेव के रूप में हमें मिल रही, ठीक है। वेव कैरेक्टर क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। और वेव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के साथ साथ जो इनकी वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो किसकी होती है बच्चों? सनलाइट की होती है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। इनकी वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। मैं फिर से कह रहा, ये जो एनर्जी है किसी भी लाइट से रिलीज हो रही है, एमिट हो रही है, इसे रेडिएशन का। ये रेडिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करता है एक दूसरे के, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और ये वेव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती हैं। क्या करेंगे? रेडिएशन वेव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करें जिसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, ठीक है बच्चों। और इन्होंने ये भी कहा कि जो वेव्स हैं उन्हें चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायर नहीं होती। तो दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। जैसे सनलाइट चलती है और उसे चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो इन्हें भी प्रोपगेट चलने के लिए, यानी प्रोपगेशन के लिए, ट्रेवल के लिए इन्हें भी कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी जो मैक्सवेल ने दी थी। उन्होंने क्या क्या बताया कि कोई भी जो सोर्स है एनर्जी का वो कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है, जिसे रेडिएशन कहा जा। और जो ये रेडिएशन होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर भी होंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जो इनकी वेलोसिटी होगी, वेव कैरेक्टर तो रिप्रेजेंट कर ही रहे, आप देखो इस तरीके से वेव कैरेक्टर तो रिप्रेजेंट कर ही रहे, ठीक है। लेकिन इनकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, वही जो सनलाइट के। और इन्हें चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है बच्चों। तो क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है बच्चों। ये क्या होगी? ये हाइट है, यानी इससे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है इसके ऊपर जो हाइट होगी, ठीक है, लेंथ होगी ऊपर, उसे तो कहा क्रेस्ट। और जो नीचे डेप्थ होगी, गहराई होगी, उसे ट्रफ कहा, ठीक है। क्या कहा जा? इन्हें क्रेस्ट कहा जा जो हाइट है। और जो डेप्थ है यानी गहराई है नीचे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से नीचे है, इन्हें क्या कहा जा बच्चों? ट्रफ कहा जा, ठीक है। और इसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है हम बताओगे अभी लैम्डा, चाहे वो नीचे हो या फिर ऊपर, लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की, वो देख लो। सबसे पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ जैसा अभी आपने देखा, वेवलेंथ क्या बताया हमने अभी आपको? ये दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की क्या होगी बच्चों?
डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। तो कैसे लिखेंगे हम इसे वेवलेंथ को? वेवलेंथ बताओ कैसे लिखी जाएगी? वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। सभी बच्चों को दिख रहा होगा? ठीक है। वेवलेंथ क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि ये या तो क्रस्ट से ले लो या फिर ट्रफ से ले लो, उनके बीच की क्या होगी? डिस्टेंस होगी। तो वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव, यानी लगातार, ठीक है, एनी टू क्रस्ट और ट्रफ्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। और हम इसे एंगस्ट्रॉन में भी ले सकें, इसकी यूनिट मीटर में भी ले सकें, सेंटीमीटर में भी ले सकें, नैनोमीटर में भी ले सकें, वो आपकी मर्जी होगी। लेकिन जैसे हमने बताया वेवलेंथ क्या होगी? दो क्रस्ट, लगातार दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच की क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस होगी। जैसे ये दो लगातार क्या है, मैं दोबारा से आपको बता रहा, ठीक है। अगर दो क्रस्ट है इनके बीच की, या फिर क्या ले लो, ट्रफ ले लो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करें, और इसकी जो यूनिट होती है, आप एंगस्ट्रॉन भी ले सको, आप सेंटीमीटर भी ले सको, आप मीटर भी ले सको। एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये याद रखिए। मैं फिर से आपको बता दूं, ये डिस्टेंस है, ठीक है। दो लगातार ट्रफ ले लो या फिर क्रेस्ट के बीच की क्या होती है? डिस्टेंस होती है, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करें वेवलेंथ को। अब फ्रीक्वेंसी देख लो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इसे न्यू से रिप्रेजेंट करें, वी जैसा होता है बच्चों ये, ठीक है। इसे यहाँ न्यू कहा जा। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से, देखो एक सेकंड में अगर यहाँ ये पॉइंट है, इससे वेव कितनी बार, कितने टाइम्स पास हो रही, यानी किसी पॉइंट से कोई भी वेव, जैसे आप अगर दरवाजे में खड़े, आप उस दरवाजे से एक सेकंड में कितनी बार गुजर रहे, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि वेव किसी पॉइंट से एक सेकंड में कितनी बार पास होती है, तो वो उसकी क्या कहलाओगी? फ्रीक्वेंसी। वो तो डिस्टेंस तो क्या थी उनकी? दो क्रस्ट या फिर लगातार ट्रफ के बीच की लैम्डा थी। लेकिन ये क्या है? ये एक सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी बार पास होती है किसी पॉइंट से, तो उसे क्या कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी वो हर्ट्ज होगी। या फिर हम इसे 1 साइकिल पर सेकंड भी लिख सकें, हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? आप सुनते होंगे इतने हर्ट्ज पर, इतने मेगा हर्ट्ज पर, एफएम वगैरह सुनते होंगे। तो एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी बार पास हो रही वेव, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलावे है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी। क्या चाल है इसकी, ठीक है, ट्रेवल इसका क्या है? लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही, किसके द्वारा? वेव के द्वारा। एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही वेव, वही क्या कहलाओगी? उसकी वेव की वेलोसिटी कहलाओगी, ठीक है। और यहां से सी से रिप्रेजेंट किया जा, कहीं से रिप्रेजेंट किया जा? सी से। और आपको पता वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही, किसके द्वारा? वेव के द्वारा, वो उसकी क्या कहलाओगी? वेलोसिटी। और इसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड हमने अभी बताया भी था, आपको लिखा भी था कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उससे जो हाइट है, जो क्रस्ट थी, उस हाइट को एम्पलीट्यूड कह सकें या फिर डेप्थ जो ट्रफ। तो हाइट भी एम्पलीट्यूड है और डेप्थ भी क्या है, एम्पलीट्यूड है। जैसे हमने अभी आपको बताया था इस तरीके से, ये भी एम्पलीट्यूड है ए और ये भी, चाहे आप इस गहराई को माप लो या फिर ऐसा आप हाइट को माप लो, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, लिख लो। ऑफ ए वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। यानी कि या तो इनकी हाइट को कह लो या फिर डेप्थ को कह लो, ये एम्पलीट्यूड ही कहलाऊंगा। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, और इसकी यूनिट वही होगी जो लेंथ की होती है, मीटर सेंटीमीटर जो भी आप मेजर करना चाहो। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर, ये सारी छोटी छोटी सी टर्म आप याद रखियो, फिजिक्स में भी काम आऊंगी नेक्स्ट ईयर। वेव नंबर, वी बार न्यू बार से इसे रिप्रेजेंट किया जा। ये क्या होता है, लैम्डा के यानी वेव लेंथ के इनवर्सली इक्वल होता है। बस इतना सा याद रखना कि वेव नंबर क्या है, किसी भी वेव का इनवर्सली इक्वल होगा कहीं के वेव लेंथ के। ठीक है बच्चों, लिखना चाहो लिख लो। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। It will be equal to the reciprocal of the wavelength. It is represented by nu bar और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर यूनिवर्स। आप कोई भी यूनिट ले सकते हो, मीटर यूनिवर्स वगैरह कुछ भी, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर यूनिवर्स। सभी बच्चे नोट कर ले। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी में, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। ये रिलेशन आप याद रखियो, C बराबर V इंटू लैम्डा। ठीक है, ये रिलेशन होता है इनमें, याद रखना बच्चों। ये C क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। C हमने अभी आपको बताया भी था, वेलोसिटी है। ठीक है, और V क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ की हमने यूनिट क्या बताई, एंगस्ट्रॉन। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो ये भी आपको याद रखनी है सारी चीजें। फिर से मैं रिपीट कर दूं, वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ हमने बताया दो लगातार ट्रफ या क्रस्ट के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कितना बार पास करती है किसी पॉइंट को वेव, वो फ्रीक्वेंसी है। वेलोसिटी क्या है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।